अभी हम बात कर रहे थे 43 क्वेश्चन की। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बनाया हुआ था, वो किसी रीजन से बंद हो गया तो पता भी नहीं चला, इसलिए मैं 43 क्वेश्चन से फिर स्टार्ट करता हूँ। ओके, अब ध्यान देते हैं। हाउ कैन रेलवे प्रमोट द नेशनल इंटीग्रेशन इन इंडिया। अब रेलवे जो है किस तरीके से इंटीग्रेशन इंडिया में काम करता है, ठीक है। अब ध्यान देते हैं। द रेलवेज प्ले ए वाइटल रोल इन एग्रीकल्चर। आपको पता है एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी। ओके, सेकंड हो गया इंडस्ट्रियल एंड थर्ड हो गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। आपको पता है कि हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर के लिए जैसे ट्रेन होती है, अब सामान किसी जगह पे कोई सामान भेजना हुआ, एग्रीकल्चर कोई भी सामान है, मान लीजिए कहीं कुछ टमाटर है या बटाट है या फिर आलू है, कांदा है, कोई कुछ भी दिया हुआ है, ठीक है। उन सारी चीज़ों को उसके लिए ट्रेन आती है, जिसमें गुड्स रखे सामान रखते हैं वो उसकी ट्रेन जाती है। फिर इंडस्ट्रियल के लिए भी ट्रेन जाती है और इकोनॉमिक सिस्टम जो भी हमारा होता है उसके लिए भी काम करती है। तो इंडिया में एग्रीकल्चर हो गया, इकोनॉमिक सिस्टम हो गया और हमारा इंडस्ट्रियल सिस्टम हो गया। इन सभी चीज़ों को रेल जो है वो कनेक्ट करती है। सेकेंड, रेलवे हेल्प इन कनेक्टिंग पीपल। रेलवे हेल्प करती है लोगों को कनेक्ट करने के लिए, कल्चर के लिए एंड रीजन्स अक्रॉस द कंट्री। उस देश में मान लीजिए हमारा इंडिया है, हर कंट्री से, अभी आप गोवा में आपको अगर कहीं कुल्लू मनाली जाना हो तो यहाँ से ट्रेन पकड़ोगे, महाराष्ट्र जाएगी, महाराष्ट्र से गुजरात जाएगी, राजस्थान जाएगी, पंजाब हरियाणा होते हुए उत्तराखंड से होते हुए आपको निकाल ले जाएगी हिमाचल प्रदेश साइड पे, ठीक है। या फिर पंजाब से सीधा हिमाचल प्रदेश के लिए आपको ट्रेन मिल जाएगी। इट अलाउ पीपल एंड डिफरेंट लैंग्वेज। वो बहुत सारे लैंग्वेज के पीपल्स को भी अलाउ करती है। ऐसा तो नहीं कि अगर आप मान लीजिए मराठी बोलते हो, आपको कन्नड़ नहीं आती तो आप कन्नड़ यानी कि उस साइड में आप एंट्री नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं। उस ट्रेन में डिफरेंट एरिया के लोग बैठते हैं, उनकी लैंग्वेज भी डिफरेंट होती है। तो रेलगाड़ी जो ट्रेन होती है, जो रेल होती है, वो सभी लोगों को एक दूसरे को कनेक्ट करती है, ठीक है। रिलीजन को कनेक्ट करती है, ट्रेडिशंस को, हाँ, यानी कि ट्रेडिशंस और फेस्टिवल को, चाहे वो लैंग्वेज हो, रिलीजन हो, ट्रेडिशन हो या फिर फेस्टिवल हो, कोई भी हो, ट्रेन सबको एक दूसरे को कनेक्ट करके चलती है। एंड पिलग्रिम्स, जो भी तीर्थयात्री होते हैं, सैलानी, किसी को उत्तराखंड जाना है, किसी को जम्मू कश्मीर जाना है, किसी को केदारनाथ जाना है, कहीं पर भी जाना है तो जा सकते हैं। तो इंटरेक्ट एंड अंडरस्टैंड ईच अदर। वो एक दूसरे से, जैसे मान लीजिए आप कभी रेल में जा रहे हैं ट्रेन, ठीक है। अब मान लीजिए कि कहीं जा रहे हैं, सपोज दैट कि यूपी से आप मान लीजिए गोवा घूमने आ रहे हैं। अब उस ट्रेन में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी लैंग्वेज अलग अलग होगी, आप उनसे थोड़ा सा बात करना चाहोगे। उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपकी लैंग्वेज में भी बात कर सकते हैं। आपको कितना अच्छा लगेगा, अरे वाह, ये तो हमारे वहाँ की लैंग्वेज बात कर रहा है, चलो अच्छा लगेगा, हम बात करते हैं और खाते पीते निकल जाते हैं, आपको टाइम का पता भी नहीं चलता है। अगर आपको कुछ ऐसे लोग मिल जाए जिसकी लैंग्वेज ही अलग हो, जो आपसे इंटरेक्ट ना कर पाए, आपकी कम्युनिकेशन ना हो पाए, आपको बोरिंग फील होगी, आप कहोगे दोबारा तो हम कभी उसमें जाएंगे नहीं, क्योंकि उस ट्रेन में ऐसे लोग होते हैं जिनकी हमारी लैंग्वेज डिफ्रेंशिएट होती है और हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। सो मज़ा लीजिए हर ट्रेन का, उसमें अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, अलग अलग तरीके की लैंग्वेज होती है, डिफरेंट लैंग्वेज होती है, जिसमें से आप उनको अपने लैंग्वेज में भी अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हो। फिर क्वेश्चन 44, राइट एंड टू एडवांटेज ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। यानी कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्या होता है? एक प्रोजेक्ट जिसमें बहुत सारे काम होते हैं, जैसे लाइक ऐसे देखते हैं। तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट यानी एज फॉलो। एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? एडवांटेजेस यानी कि बहुत अच्छे से बेनिफिट्स। टू स्टोर वाटर फॉर द पर्पस ऑफ इरीगेशन। मान लीजिए रेनी सीजन है, आपको पता है कि 3-4 महीने बाद रेनी सीजन में बारिश नहीं होती है, तो उस वाटर को एक जगह पे कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद उसको इरीगेशन के लिए यूज़ करते हैं। सेकेंड, टू सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर, हम पानी पीने के लिए भी उसको सप्लाई करते हैं। थर्ड दिया है टू प्रिवेंट फ्लड्स। अब मान लीजिए कहीं पानी नहीं, अब आपको पता बाढ़ आने वाली है, उस एरिया में उसका रूट घुमा देते हैं जिस एरिया में पानी नहीं है। तो बाढ़, जिस एरिया में पानी, अगर वहाँ पे पानी ज़्यादा होगा तो फ्लड आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी। उसको ऐसे एरिया में घुमाने का जहाँ पे पानी नहीं है और उस एरिया में पानी जाएगा तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी। टू डेवलप इनलैंड नेविगेशन, जो इनलैंड नेविगेशन होते हैं उनको भी डेवलप करने के लिए मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट होते हैं वो भी बनाए जाते हैं। टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि आप सालालम डैम हो गया या फिर बहुत सारे डैम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। उससे क्या होगा कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं तो उससे उस एरिया की इलेक्ट्रिसिटी जो भी जिस वाट में, किलो वाट में जो भी उसका रेट होता है कम हो जाता है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की, जिसे कहते हैं व्हाट कॉज ऑफ द पावर्टी। ठीक है, पावर्टी क्या चीज़ होता है, चलो देखते हैं। इसका मतलब ये कहा गया कि ये एक हैवी प्रेशर होता है पावर्टी के लिए, जिसमें ये कहा गया कि हैवी प्रेशर ऑफ द पॉपुलेशन लेड टू द लो पर कैपिटा इनकम। यानी कि जो पीपल्स होते हैं, जो लोग होते हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम बहुत ही कम होती है। सेम क्वेश्चन कहते हैं पावर्टी इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट। पावर्टी जो है एक अनएम्प्लॉयमेंट के, एक स्पेशली फॉर अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन के लिए होती है, ठीक है, स्पेशली एमंग द एजुकेटेड एंड डिस्टिंग्विश्ड अनएम्प्लॉयड।
तो पावर्टी एक रिफ्लेक्शन होती है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, और स्पेशली वो लोग जो अधिकतर क्या होते हैं, एजुकेट भी होते हैं और डिस्क्रिमिनेट अनएम्प्लॉयड होते हैं, यानी कि मान लीजिए वो सही से किसी चीज़ को सीखे नहीं होते हैं, उनके पास उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो उनको दिक्कतें होती हैं। फिर देयर इज शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, ठीक है, उनके पास पैसे की कमी होती है, कम होता है। रिकवर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एक्टिविटी स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आपके पास पैसा ही नहीं होगा, आपके पास धन नहीं होगा, आपके पास मनी नहीं होगी, तो क्या कोई काम आप अच्छे तरीके से कर सकते हो? आई थिंक आपको करने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। फिर क्वेश्चन आता है कि इवेल्युएट द रोल ऑफ रिवर लाइक मांडवी रिवर और जुआरी रिवर। आपको पता है कि गोवा के इकोनॉमी की जो हेल्प लाइन होती है, जो मेन लाइन होती है, जो लाइफ लाइन होती है, उसे कहते हैं मांडवी और जुआरी रिवर, ठीक है। अब ये कहते हैं दीज रिवर हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड पीपल। ये रिवर ऐसी होती है जिसमें सामान को और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे हम भेजते हैं, ठीक है। आगे ध्यान देते हैं। अभी कहा गया दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्टिंग आयरन ओर यानी कि जो हमारा कच्चा लोहा होता है, जो जमीन से निकालते हैं, जैसा लोहा मिलता है उसी को थोड़ा साफ करके रख देते हैं, आयरन ओर हो गया। दे कनेक्ट टू द मरगांव पोर्ट, उसको हम मरगांव पोर्ट में कनेक्ट कर देते हैं। फिर कहा गया द रिवर सपोर्ट ए रिच एक्वाटिक इकोसिस्टम। एक्वाटिक इकोसिस्टम जैसे बहुत सारे फिशेस होते हैं और बहुत सारे मैराइन एनिमल्स होते हैं, दस प्रमोटिंग फिशिंग के लिए, और फिशिंग के लिए इसको प्रमोट करते हैं। इट प्रोवाइड वाटर फॉर एग्रीकल्चर, और आपको पता है वाटर एग्रीकल्चर के लिए, तो वाटर लोगों यानी उस पानी से, उस रिवर से आप एक जहाज को, शिप को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो। उसमें आपका जो भी गोड्स होते हैं, जो भी पैसेंजर्स होते हैं, उनको भी एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं। ओके, चलो आगे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, एनालाइज द रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ द आईटी सेक्टर। अब ये कहा जा रहा है, एनालाइज कीजिए कि जो रीजन है ग्रोथ ऑफ आईटी सेक्टर ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर इन बेंगलुरु में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम है वो किस तरीके से। बेंगलुरु को आईटी हब भी बोलते हैं, जैसे साइलेंट वैली भी हम कहते हैं उसे, ठीक है। वो साइलेंट वैली अलग है जो इन्वायरमेंट के लिए होता है, और ये साइलेंट वैली है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक जो भी हमारा आईटी सेक्टर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अवेलेबिलिटी ऑफ द स्किल वर्क्स लाइक इंजीनियर्स इन इट्स लोकेलिटी, यानी कि उस जगह पे बहुत सारे इंजीनियर्स होते हैं जहाँ पे आईटी सेक्टर बेंगलुरु में इंडस्ट्री ओपन होती है। सेकंड, गुड्स क्लाइमेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, और जब भी वहाँ पे ऐसे सेक्टर्स ओपन करते हैं उसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशन भी अच्छा होना चाहिए। अगर नेटवर्क के थ्रू आप कोई चीज़ भेजना चाहते हो तो उसके लिए क्लाइमेट का साफ होना बहुत जरूरी है, जिससे सिग्नलिंग सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से चलेंगे। अगर सिग्नल अच्छे से काम करेंगे और फ्रिक्वेंसी अच्छे से काम करेगी, इसका मतलब आपका जो उसमें वेवलेंथ होती है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करती है और सारा सिस्टम हमें अच्छे तरीके से मिलता रहेगा। सेटअप ऑफ ग्लोबल आईटी कंपनीज, और आईटी की जो अदर पूरे ग्लोबल मतलब ग्लोब होल एंटायर वर्ल्ड अदर कंपनी अदर कंट्री की कंपनियां आती हैं, हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती हैं, यहाँ पे प्रोडक्शन को अच्छे से बढ़ाती हैं, किसी भी गुड्स का अच्छा सा प्रोडक्शन करती हैं, जिससे जो प्रोडक्ट होता है वो अच्छी क्वालिटी का होगा और उसको अदर कंट्री में अच्छे से सप्लाई करते हैं, उसे पैसा भी मिलता है। गवर्नमेंट सपोर्ट एंड पॉलिसीज, तो गवर्नमेंट ऐसे आईटी सेक्टर जैसे बेंगलुरु की हम बात करते हैं, वहाँ पे सपोर्ट भी करते हैं, प्रमोट भी करते हैं और अच्छी तरीके से चीज़ों को समझते हैं वो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अभी कहा गया कि इतना हमने किया हुआ है, ठीक है। अभी आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, अब उस क्वेश्चन में हम आएंगे तो हमें मिलेगा ठीक है। अब बात करते हैं, ये हमारा होगा गोवा इकोनॉमी बेंगलुरु। अब हम आते हैं किसके लिए, जो हमारा दिया है स्टीम इंजन जेम्स वाट का, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हमने अलग से एडिशनल भी बनाए हुए हैं, उसमें ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जेम्स वाट का स्टीम इंजन का, ठीक है। जो स्टीम इंजन दिया हुआ है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अगर स्टीम इंजन की हम बात करते हैं तो उसमें ये मिलेगा कि जो जेम्स वाट ने स्टीम इंजन बनाया था, ठीक है, और न्यू कॉमन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने भी और भी बनाया हुआ था, लेकिन उसमें और इनमें ये डिफरेंस था कि इनका बनाया हुआ इंजन बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता था, स्मूथली काम करता था, और इनको काम करने में कभी भी उतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती थी जितनी की प्रॉब्लम अदर साइंटिस्ट को करने में होती थी, ठीक है। चलो समझते हैं चीज़ों को, ठीक है। अब ये कहा गया कि फिर क्वेश्चन कह रहे 3 नंबर क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स का है। कितने मार्क्स है? 3 मार्क्स का। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हाउ वाज द स्टीम इंजन ऑफ जेम्स वाट यूजफुल इन दी फैक्ट्री सिस्टम। जेम्स वाट का जो स्टीम इंजन था वो फैक्ट्री सिस्टम में कितना इंपॉर्टेंट था, ओके। अब ये कहते हैं कि जेम्स वाट
इम्प्रोविज्ड द स्टीम इंजन, यानी कि जेम्स वाट थे बहुत ही इम्प्रोविज्ड हुए थे कितने, अपने स्टीम इंजन से, और जो कि साइंटिस्ट थे थॉमस न्यूकोमैन, इन सच ए वे दैट कुड बी इजीली पुट इनटू द ऑपरेशन। तो यानी कि जो जेम्स वाट थे, इनका जो स्टीम इंजन था बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता था। सेकंड, दिस स्टीम इंजन वाज स्मूथ टू ऑपरेट एंड मोर पावरफुल। स्टीम इंजन जो था बहुत ही स्मूथली, मतलब कि जैसे आप कभी इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाओ, बगल से कोई निकल गया पता नहीं चलता है कि स्टीम यानी कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से निकल गए, क्योंकि उसमें आवाज़ नहीं होती है। अब अगर स्कूटी घैं 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 कर रही है, उसको कितना भी लेके जाओ, बगल से निकालोगे तो भी 4 लोग कान बंद कर लेंगे, बहुत तेज आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो वो जो इंजन चलते थे बहुत ही स्मूथली, किसी को इरिटेट नहीं करते थे, ठीक है। द स्टीम पावर हैड सरपास ऑल ओवर द सोर्स ऑफ पावर। जो स्टीम पावर है वो जितने सारे सोर्सेस होते हैं सारे पावरों में से काफ़ी सरपास था, यानी कि बहुत ही अच्छा था, ठीक है, गुड क्वालिटी के थे। इट वॉज यूज टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, आयरन में यूज़ करते हैं, कोल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ करते हैं, ठीक है, और मैनी अदर इंडस्ट्रीज में भी यूज़ करते हैं। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन हो, आयरन और हो, ठीक है, आपकी जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री उन सभी में इसका यूज़ करते हैं। हम बात करते हैं एक और करके दिया, और करके क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको भी समझते हैं। स्टेट द कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन वर्किंग इन द फैक्ट्री ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ये क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है, समझ आ गया। और जब भी हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें ये ध्यान देते हैं कि आखिरकार इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ कैसे था, क्यों इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में जो छोटे चिल्ड्रंस होते थे, बच्चे होते थे, उनसे काम कराते थे, क्यों काम कराते थे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। वो एक बार बाद में वीडियो आके थोड़ा देखना पड़ता है, कहीं बंद ना हो जाए, ठीक है। आगे ध्यान देते हैं, अब ध्यान देते हैं, समझते वन बाय वन करके, बहुत मजा है कि पढ़ने में। ये कहते हैं चलो देखते हैं, ठीक है। अब इन्होंने ये कहा कि फैक्ट्रीज एम्प्लॉयड, ये कलर थोड़ा सही नहीं है, एक मिनट, ठीक है, हाँ। अब ये कहते हैं फैक्ट्रीज एम्प्लॉयज चिल्ड्रंस वेयर ऑफ्टन डेंजरस प्लेसेस लीडिंग टू द इंजरियस एंड इवन डेथ। फैक्ट्री एम्प्लॉय जो छोटे बच्चे होते थे, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता था, उनको ऐसी जगह पे काम लगा देते थे, अगर कोई हिली एरियाज हो गया, पता लगा पैर जरा सा फिसल गया, ऊपर से नीचे आ गए, या तो घायल हो गए, इंजरी हो गई, या तो उनकी डेथ हो जाती थी। सेकंड क्वेश्चन, मशीनरी ऑफ्टन सो रैन क्विकली। मशीन एकदम से काम करना चालू कर देती थी, अगर जरा सा भी कहीं उंगली लग गई, फिंगर कट गया, या हाथ लग कट गया, पैर चला गया कट गया, या आर्म चले गए वो भी कट गया, तो अधिकतर वो हैंडीकैप हो जाते हैं बाद में। तो लिटिल फिंगर अगर चली गई, आर्म चला गया, लेग चला गया, कुड इजिली गेट कट, तो उसको बड़ी आसानी से खट्टे से कट कर देती हैं। द फैक्ट्री इन्वायरमेंट वाज सेटन चिल्ड्रन द फैक्ट्रीज पुट आउट द फ्यूम्स एंड टॉक्सिन। यानी कि फैक्ट्री का जो इन्वायरमेंट होता था बहुत ही खराब होता था, बहुत ही गंदा होता था। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कोई भी फैक्ट्री होगी उसमें धुआं ज़्यादा निकलता है, स्मोक ज़्यादा होता है, फ्यूम्स ज़्यादा होता है। अगर वो काम करेगा तो उसकी बॉडी में वो चला जाएगा, वो सांस लेगा, उसके जो लंग्स होते हैं वो खराब हो जाएंगे। तो क्या लिखा, विच वैन इनहेल बाय चिल्ड्रन, जब बच्चे उसको सांस लेते हैं, रिजल्ट इन ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, तो उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। फिर कहा गया दे स्पेंड मोर देयर वर्किंग एट द मशीन विद लिटिल टाइम फॉर फ्रेश एयर और एक्सरसाइज। यानी कि अब ये बताइए कि 24 आवर होते हैं, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। अब उस 24 आवर्स में 20 घंटे उससे काम कराओगे, अब उसके पास 4 घंटे बचेंगे अच्छे से घूमने के लिए, टहलने के लिए। वो इतना थक जाएगा कि बाहर कैसे जाएगा, अगर बाहर भी जाएगा तो उसको थोड़ी ही एयर मिल पाएगी। कम से कम अगर आप उससे 10 घंटे भी मान लो काम लेते हो तो भी इसके पास 14 घंटे हैं, 10 घंटे भी अगर बाहर जाके वो अच्छी से फ्रेश एयर लेता है तो भी उसे प्रॉब्लम उतनी क्रिएट नहीं होगी जितने कि 20 घंटे में होती है, ठीक है। अब देखते हैं दे वेयर कंसिडर अनस्किल्ड वर्कर्स, यानी कि वो उन लोगों को लेते थे जिनके पास स्किल नहीं होता था, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता था। एंड वेयर एम्प्लॉयड फॉर वेरी लो वेजेस, और उनको बहुत ही कम पैसे में चीज़ें खरीद लेते हैं। मान लीजिए 2 पर्सन है, एक पर्सन ऐसा है जिसको काम नहीं आता है, एक पर्सन ऐसा है जिसको काम आता है। अब पता है जिसको काम आता है उसको 15,000 रुपये देना पड़ रहा है, और जिसको नहीं आता है उसको 5,000 या 8,000 रुपये देना पड़ता है। अब आप सोचोगे एक काम करो, 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों से काम करा लो, उनको 8,000 रुपये दे लो, ठीक है, समझ में गया। 8 दाम 80,000 में काम हो गया, समझ में गया ना, ऐसे करके। और मान लीजिए किसी अदर को 20 अगर दे रहे हो तो 1,60,000 रुपये तुमको देना पड़ेगा। अगर छोटे बच्चों से काम करा रहे हो तो कम पैसे में तुम्हारा काम हो रहा है, काम तो तुम्हारा हो रहा है और तुम्हें पैसे भी कम देने पड़ रहे हैं, ऐसा उसमें दिया हुआ है, ठीक है। 49 क्वेश्चन की हम बात करते हैं। जब 49 क्वेश्चन में आएंगे तो उसमें यह कहा गया है एनालाइज हाउ जियोग्राफिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस एम्प्लॉयमेंट ऑफ रेलवे इन हिमालयास रीजन।
अब ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं, ज्योग्राफिकल फैक्टर मतलब कि कोई माउंटेन एरिया हो गया हिमालयन एरिया में, कोई हिली रीजन्स हो गए, तो इसमें किस तरीके से हम रेलवे लाइन को अच्छे से सेटअप करते हैं, तो डेवलपमेंट कैसे करते हैं समझते हैं 1 पॉइंट को। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेलवे चीफली कंट्रोल्ड बाई, अब ये देखो आ गया चीफली कंट्रोल्ड, जिसको जो कंट्रोल करता है बाई सपोज दैट कोई डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करता है, उसके लिए डीएम हो गए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब रेलवे लाइन को कोई कंट्रोल करेगा तो उसका भी कोई एक पर्सन होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये कहा गया कि चीफली कंट्रोल बाई फिजियोग्राफिक फैक्टर। फिजियोग्राफिक फैक्टर का मतलब होता है कि कहाँ पे कोई हिली एरियाज हो गया, कहाँ पे कोई स्लोपी एरियाज हो गया, ऐसे करके स्लोप एरिया हो गया, कहाँ पे कोई टेरेन एरिया हो गया, तो किसी भी एरिया में रेलवे लाइन को कैसे लेके जाना है उसका जियोग्राफिकल कंडीशन उस पर्सन के पास पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रेलवे नीड प्लेन लैंड। तो आपको पता है रेलवे लाइन जो होती है, जैसे मान लीजिए एक रेलवे लाइन, ये प्लेन एरिया है, ठीक है, उस प्लेन एरिया में ऐसे हमने रेलवे लाइन बना दी। अब पता है कि इसके आगे कोई बड़ा सा पहाड़ हो गया, ठीक है, कोई बड़ा सा हिल्स है, यहाँ पे सपोज दैट एक बड़ा सा हिल्स ऐसे दिया हुआ है, समझ में आ गया ना। अब आपको पता है अगर इसके आगे जाएंगे तो पहले हमें इसका इतना पूरा केव बनाना पड़ेगा, ठीक, अंदर एक टनल बनानी पड़ेगी, और उस टनल जब बन जाएगी उस टनल में आप क्या करोगे, फिर इस पर एक लाइन बना करके हमें उस टनल में हमें एक लाइन बनानी पड़ेगी, और उस लाइन में हमें फिर से जो है नेक्स्ट रेलवे लाइन बनानी पड़ेगी। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, बनाते चले गए, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होनी पड़ेगी। तो ये कहा गया है, ये कहा गया कि प्लेन एरिया यानी कि रेलवे नीड प्लेन एरियाज, प्लेन लैंड, ठीक। इफ इट इज हिली एरिया, अगर हिली एरिया हो गया, इट रिक्वायर ग्रेडियंट जनरल ग्रेडियंट ऑफ स्लोप। तो अगर कोई हिली एरिया हो गया तो चाहते हैं कि कितना हम स्लोप एरिया उसको बना के रख सके। अगर स्लोप एरिया हो गया तो आराम चले जाएंगे, और चढ़ाना पड़ेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, समझ में आ गया, ऐसे करके। फिर कहा गया लेइंग द रेलवे ट्रैक्स हिली एरियाज फॉर्मिडेबल जॉब, यानी कि लेइंग द, अब पता लगा कोई हिली एरियाज है, ठीक, अब यहाँ पे आपको कोई रेलवे लाइन बनानी है तो बहुत ही खतरनाक जॉब होती है। फॉर्मिडेबल जॉब मतलब वेरी डेंजरस जॉब फॉर द हिली एरियाज, ठीक है। आगे देखते हैं, एक्सप्लेन एनी 3 चैलेंजेस फेड बाय द इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे के 3 चैलेंजेस हमें बताने क्या क्या होती हैं। पहला कहता है कि हाँ, चेंजेस फेड बाय रेलवे ट्रांसपोर्ट, समझते हैं। विद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन देयर बी हैव बीन वेरी हैवी प्रेशर ऑफ द पैसेंजर्स गुड्स ऑन द रेलवे। आपको पता है कि इंडिया में सबसे बहुत ही पॉपुलेटेड स्टेट्स हैं, जैसे यूपी स्टेट है पॉपुलेशन में, लेकिन डेंसली पॉपुलेटेड में बिहार है, ठीक है। इसलिए यूपी में ट्रेन आपको आराम से मिल जाएगी, आप आराम से घूम सकते हो, लेकिन बिहार में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, यानी पॉपुलेशन सही है, पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। मान लीजिए कि एक क्लास में 10 बच्चे बैठते हैं या 50 बच्चे बैठते हैं और 50 सीटें हैं, ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं। अब 50 सीट हैं, उसमें तो 80 लोगों को बिठा रहे हो, तो डेंस पॉपुलेटेड यानी कि वो पॉपुलेशन डेंसली ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहा गया कि लोगों की बढ़ती हुई जनसंख्या और बढ़ते हुए इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि रेलवे के ऊपर प्रेशर हो जाता है कि पैसेंजर को भी लेके जाए और सामान को भी लेके जाए। सेवरल प्रोजेक्ट्स ऑफ द रेलवे हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड बट नॉट कंप्लीटेड। बहुत सारे प्रोजेक्ट पास किए जाते हैं कि रेलवे लाइन बनेगी, रेलवे लाइन बनेगी, रेलवे लाइन बनेगी। रेलवे लाइन केवल कागजों में बनती है, रियल में रेलवे लाइन बनती ही नहीं है। तो वही कहा गया कि बहुत सारे प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं लेकिन बाद में वो कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। हाई रेट्स ऑफ पावर बाई इलेक्ट्रिसिटी, और आपको यही पता है कि इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा महंगी होती है हाई पावर में, ब्रॉड आफ्टर रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ द रेलवे टैरिफ, यानी कि जिससे रेलवे को पैसा बढ़ाना पड़ जाता है। इसलिए बोलते हैं कि भैया रेलवे ने पैसा बढ़ा दिया, ठीक, क्योंकि हाई रेट्स ऑफ पावर इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड क्वेश्चन कहते हैं रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, और आपको बताना है पढ़ करके ऑप्शन में, ठीक है। तो एक आपको पैराग्राफ दिया उसमें समझना है। ये कहते हैं कि ये कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन एलोबरेट डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स गवर्नमेंट। फिर 7 शेड्यूल में दिया गया है एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स गवर्नमेंट को एक्सिस्ट विद देयर लेजिस्लेटिव पावर। अगर यूनियन की हम बात करते हैं, लेजिस्लेचर, ठीक है, एक्सिक्यूटिव और लास्ट में आता है आपका जुडिशरी। लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव, जुडिशरी। अब इसमें यानी इसे कहते हैं LEG
और जे, ठीक है, तीनों पावर सेंट्रल में, ठीक है। तो यूनियन और स्टेट, स्टेट में भी तीनों हैं, सेंटर में भी तीनों हैं। अब ये कहा गया पावर, द पावर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट आर, ठीक है, इनलिस्टेड और 3 लिस्ट, 3 लिस्ट बताएगा। अधिकतर पता है क्या होता है, इसमें क्वेश्चन खाली नाम का देते हैं और क्वेश्चन को दूसरे पूछते हैं, चलो दिखाते हैं। ये कहते हैं भाई 3 लिस्ट दिया गया, अब 3 लिस्ट के कहीं नाम दिए हैं, बताओ, नहीं दिए, कैसा 3 लिस्ट के नाम बताओ। तो कहता है नेम द 3 लिस्ट विच स्टेट पावर ऑफ द यूनियन स्टेट गवर्नमेंट, 3 लिस्ट ऐसे बताइए जिसका पावर सेंटर के पास भी हो और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी हो, ठीक है। तो इसमें समझते हैं द यूनियन लिस्ट, ठीक है। अब ये कहा गया द यूनियन लिस्ट, द स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, 7 शेड्यूल में पढ़ोगे और 8 शेड्यूल में हमारी लैंग्वेजेस होती हैं। हाउ मेनी सब्जेक्ट आर मेंशन कंकरेंट लिस्ट, तो कंकरेंट लिस्ट में कितनी होती हैं 47, इसमें समथिंग 61, इसमें समथिंग 91, ऐसे करके। तो देयर आर 47 सब्जेक्ट इन दी कंकरेंट लिस्ट, समझ में आ गया। अब ये जो हमारा दिया हुआ है, इतने सारे क्वेश्चंस इसमें हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। अब इतने सारे क्वेश्चन हमने से पढ़े हुए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे करके 2-3 क्वेश्चन दिए हुए, ठीक है, समझते इसी में। हुज लॉ वुड प्रिवेल इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। अब ये कहा गया कि अगर स्टेट का सेंटर से कोई कन्फ्लिक्ट हो जाए तो आप क्या करेंगे, ठीक है। कोई भी पावर अगर सेंट्रल के पास है स्टेट, ये सेंट्रल ये स्टेट, अगर इसकी लड़ाई से हो गई तो कौन जीतेगा, जो पावरफुल है सेंट्रल जीतेगा, यानी यूनियन। तो ये कहा गया द यूनियन प्रिवेल्स, ठीक है। गोवा इज वन ऑफ द, हाँ, गोवा इज वन ऑफ द फ्यू स्टेट इन इंडिया, इंडिया का गोवा एक छोटा सा स्टेट है, ठीक। ब्रॉस्ट मनी सेंचुरी एंड रिजर्व फॉरेस्ट, जहाँ पे सेंचुरी भी है और रिजर्व फॉरेस्ट है, उन दोनों के नाम बताने हैं, दोनों के नाम आपके सामने हैं। फर्स्ट आपका दिया हुआ है बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन गोवा, सेकेंड, हाँ अच्छा स्टेटमेंट दिया है, ये कहते हैं 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन गोवा के बताइए, बोंडला एंड कोतेगांव, ठीक है। फिर कहते हैं विच इज दी, हाँ, इंपॉर्टेंट ऑफ द बर्ड सेंचुरी लोकेटेड इन चराओ आइलैंड, जो चराओ आइलैंड है वहाँ पे कौन सी इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी है। एक माइग्रेटरी एंड लोकल बर्ड इन्वेट द मैंग्रोव्स, मैंग्रोव्स वेजिटेशन होता है, ठीक है, जिसकी रूट्स जमीन से निकल के ऊपर आती हैं, निमेटोफोर्स होता है, वो आप अदर क्लास में पढ़ोगे। माइग्रेटरी एंड लोकल बर्ड्स इन्वेट दी मैंग्रोव्स। सेकेंड, इट इज बर्ड वॉचर्स पैराडाइज, यानी कि जो बाहर से लोग आते हैं देखने के लिए कि एक ऐसा प्लेस जहाँ पे केवल बर्ड्स अच्छी तरीके से आती हैं, डिफरेंट कलर की बर्ड्स, डिफरेंट कंट्री की बर्ड्स वहाँ पे आती हैं, उसको देखने के लिए लोग आते हैं। जैसे कि बात करते हैं केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान में है, और वहाँ पे साइबेरियन क्रंच आते हैं सीजन में, यानी कि जैसे कि वहाँ पे ज़्यादा ठंड होती है और यहाँ पे हल्की गर्मी चालू होती है, तो वहाँ से ठंड से बचने के लिए यहाँ पे आते हैं अच्छे से, ठीक है। तो वो यहाँ पे रहते हैं और वो अच्छे से आनंद भी लेते हैं। फिर एक मैप दिया हुआ है, और मैप में आपको पता है कि 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 नंबर के, बहुत सिंपल होते हैं, ठीक है। तो ये बात आज हमने जैसे क्लास 9th और 10th के बच्चों को हमने केवल इंडिया के मैप के बारे में बताया कि 28 स्टेट को आप कैसे लिखोगे, कैसे पढ़ोगे, कैसे समझोगे, किस तरीके से पढ़ा जाए। हम पढ़ते तो बहुत है लेकिन हमें तैयार नहीं होता है। हमारे पढ़ने की जो स्ट्रेटजी होती है ना, वो सबसे डिफरेंट होती है। सीधा स्टेट के नाम दिए, सीधा इधर उधर का पढ़ लिया, नहीं, हमें सीक्वेंस से पढ़ने का। अगर कोई आपसे पूछ ले एमपी के सराउंडिंग कितने स्टेट हैं, आप अच्छे से बता सको, ठीक है। अब एक आ गया न्यूक्लियर पावर प्लांट इन गुजरात, तो जब भी न्यूक्लियर पावर को बनाओगे तो स्टार बनाने का याद रखने का, टेक्नोलॉजी पार्क बनाओगे तो टेक्नोलॉजी को एकदम स्पॉट बनाने का, और पोर्ट इन गोवा यानी कि ट्राइंगल बनाने का। अब ये ध्यान दीजिए कि जब भी आप पढ़ोगे, पहली बात, ठीक है, कहाँ कहाँ पे दिया है, तो आपका जो दिया हुआ है सबसे पहला, जैसे आप बात करते हो न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो आपको पता है बापूजी का गाँव न्यूक्लियर पावर प्लांट। ट्राइंगल में ये जो आपका दिया है, ये आपका टेक्नोलॉजिकल पार्क हो गया, टेक्नोलॉजिकल पार्क ये आपका इधर हो गया उड़ीसा में, और लास्ट में गोवा दिया है। अच्छा ध्यान दो, जब भी कोई पोर्ट पूछा जाए, ठीक, सी पोर्ट, अब उसने क्वेश्चन पूछा सी पोर्ट आपको बताने का, ठीक है, सी पोर्ट, तो सी पोर्ट को जब भी आप बनाओगे तो सी पोर्ट के लिए ट्राइंगल बनाना, और सी पोर्ट जब भी होगा तो कोस्टल रीजन की बाउंड्री लाइन पे होगा, कोस्टल रीजन की बाउंड्री लाइन पे ही आपको सी पोर्ट बनाने का। गोवा कहा गया सी पोर्ट आपको बनाने का, गोवा। और जब भी आपको मैप मिलेगा, मैप में एक चार्ट जो है बनाने का, 55 स्टार नाम, 56 स्टार, 57 स्टार, ऐसे करके बनाओगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब ये बात करते हैं कि इतना हमने सब पढ़ लिया है, सर जी आपने इतना सब पढ़ा दिया है, अब हमको ये बताइए, अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन इनमें से नहीं आया, कहीं से बाहर से आ गया, तो हम तो माथे में हाथ रखते पढ़ते पढ़ते मर जाएंगे कि कोई क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है।
तो हेमंत सर ने आपके लिए इतना बढ़िया तरीका बना के रखा हुआ है, ये तो हमने आपको पढ़ा ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अगर कहीं से बाहर से क्वेश्चन आ गया तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमने आपके लिए रामबाण दवा निकाल के रखी हुई है, मेडिसिन निकाल के रखी हुई है, 5 to 6 क्वेश्चन हमने और बना के रखे हुए हैं, ठीक। उसमें से 2-3 क्वेश्चन इसी से फिर रिपीटेड हुए हैं, समझ में आ गया। तो 4-5 क्वेश्चन आपको ही केवल पढ़ने हैं। एक बार अगर आपने पढ़ लिया, इससे बाहर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन उससे आ जाएगा, ठीक है। वो हम एक 10 मिनट का वीडियो बना के आपको डालेंगे। और फिर हमने जो 20 MCQ क्वेश्चन बनाए थे, आपको लगेगा कि सर अब 20 के 20 इससे तो नहीं आ जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन हमने 15 से 20 MCQ और बना के रखे हुए आपके लिए। अगर आपने उसको भी पढ़ लिया तो पेपर तो कहीं से गया ही नहीं, सारे क्वेश्चन तुम्हारे पढ़े हुए आएंगे, समझ में गया। और फिर मैं बोल रहा हूँ कि पढ़ने से नहीं होगा, ये पढ़ने से नहीं होगा, क्योंकि पढ़ तो सब लेते हैं, लिख कोई नहीं पाता है। सो लिख कर के तैयार करोगे तभी अच्छे से एग्जाम में लिख के आ पाओगे, क्योंकि लिखने से 4 चीज़ें सही होती हैं। नंबर 1 राइटिंग, नंबर 2 स्पेलिंग, नंबर 3 सेंटेंस, और नंबर 4 पॉइंट है लिखा हुआ हमेशा याद रहता है। आज जितना भी आप लिख करके तैयार कर लोगे, लास्ट में जब पेपर में लिखना चालू करोगे, कभी कभी भूल जाते क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, लेकिन आपका हाथ चलना चालू कर देता है, हाथ की प्रैक्टिस हो गई उस वर्ड को लिखने के लिए। मान लीजिए रास्ते में साइकिल में आपके कोई आ गया, अचानक से साइकिल चला कोई आ गया, अब दिमाग तो नहीं कहेगा ब्रेक लगाओ, ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाता है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिक जो आपके हाथ है खट से काम करेंगे, समझ में आ गया। नहीं पता लग जाए तो ब्रेक लगाओ, सामने वाले का ब्रेक लग जाएगा। तो वो चीज़ें हमें नहीं करनी है, हमें लिख के प्रैक्टिस करना है। क्योंकि WRM 3 हमारे जो सर हैं हमेशा बोलते हैं WRM, W से राइटिंग, M से मैटर, R से रीडिंग, जिसकी अच्छी होगी सबसे अच्छा रहेगा। आप लिखते हो आपकी राइटिंग हो गई, ठीक। आप जो मैटर लिखते हो आपका M हो गया, और आप जो रीड करते हो आपका R हो गया। इतनी सारी चीज़ें दी गई हैं। आई होप आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। सो मैं आपको एक बार फिर बोलता हूँ, इस पेपर को जितने बच्चों ने नहीं देखा, जितने स्टूडेंट ने नहीं देखा, सो मेरे प्रिय बच्चों उसको जा करके इसके पहले वाले वीडियो को देखो, उसको थोड़ा सा समझो, उसके बाद ये वीडियो देखो, और लास्ट में आपको कोई वीडियो देखने का नहीं है, बस इतना हो गया। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं। इस संसार में, इस इंडिया में कोई ऐसा टीचर नहीं जो किसी बच्चे को गलत पढ़ाता हो, सब अपना प्रयास करके अच्छा ही पढ़ाते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि किस स्टूडेंट का, किस टीचर का अच्छे से समझ में आता है, वो डिपेंड करता है। ओके, सो इतना आप अच्छे से तैयार कीजिएगा, एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक बार अगर आपने लिख के प्रैक्टिस कर ली तो आपको लगेगा हाँ आई एम सेटिस्फाइड, कि मैं सेटिस्फाइड हूँ, इसको हमने लिख लिया है। और जब भी आपका परसों पेपर होगा आप अच्छे तरीके से उसको लिख के आ पाओगे। ओके, तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया अच्छे तरीके से तो एक बार उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करोगे तो आपको सारे वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे। और प्रयास करो ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको शेयर करो, क्योंकि शेयर करोगे तो आपके जो फ्रेंड सर्कल के लोग हैं वो भी अच्छे से पढ़ पाएंगे, वो भी अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।